गुड मॉर्निंग चूतियों। हाँ, आजकल मैं कहीं घूम फिर नहीं रहा हूँ, ना मैं खाना बना रहा हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये मैं कुछ दिन पहले मैंने रेकी के कुछ कोर्सेज़ किए थे। रेकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एंड कलर थेरेपी। तो जो रेकी जर्नी है मेरी, रेकी जर्नी, उसके बारे में मैं अवगत कराऊंगा। ज़्यादा लोग नहीं है, मुझे पता है ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ गिनती के 3-4 लोग हैं जिन तक मुझे ये मैसेज पहुंचाना है। तो रेकी के बारे में मुझे बचपन से पता था। मेरे बाप का एक दोस्त था, मेरे बाप का एक जानकार था जिसका नाम था राजकुमार अवस्थी। तो वो भारत संचार निगम लिमिटेड में मेरे बाप के साथ में काम करता था। तो वैसे तो वो 10 की 10 महाविद्याओं में निपुण था, बट फिर भी उसने रेकी का कोर्स किया भी और वो रेकी यूज़ करता भी था। तो कुछ लोगों के एग्ज़ाम क्लियर करवाए उसने। उसकी खुद की बेटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसकी खुद की बेटी अभी एनटीपीसी में शायद चीफ जनरल मैनेजर या फिर डायरेक्टर की पोस्ट पे है, बट उसकी शादी नहीं हुई बेचारी की अभी तक, क्योंकि वो करवाना चाहता था इसलिए नहीं हो पाई। तो राजकुमार अवस्थी ने रेकी का यूज़ किया और रेकी एनर्जी, मतलब अपनी एनर्जी, क्योंकि उसको दसों के 10 महाविद्याएँ आती थी। बट ये है कि ये जो साइंस होती है वो ओकल्ट साइंस होती है। इसके पीछे ज़्यादा बैकिंग नहीं होती, मतलब नॉर्मल समाज में, सोशल समाज में, जहाँ पे लोगों को कुछ नहीं आता, वहाँ पर वो चीज़ चलती नहीं है। तो उसने रेकी के थ्रू कुछ लोगों की मदद करी और मदद उसकी हो नहीं पाई। जिसकी भी उसने मदद करी उसकी 12 बजी। तो वहाँ से मुझे बचपन से पता था रेकी एनर्जी क्या होती है। उसके बाद 2016 में मेरे बाप की मौत के बाद जब मैं राजस्थान शिफ्ट हो गया फ्रॉम झारखंड, तब मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो एक आध कोर्स करें, पता करें क्या नाटक है ये। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब रेकी सीखने की कोशिश करी डिग्री 1, तो मैं उस टाइम उदयपुर सिटी राजस्थान में था। और मेरे उस रेकी टीचर का नाम था, दो नाम थे उसके, क्योंकि एक नाम तो जब वो था जो उसके बाप और उसके माँ ने उसका रखा, और एक नाम था जो उसने खुद ने रख लिया। तो उसका नाम था पुष्कर राज माली कम्युनिटी से बिलोंग करता था वो। नाम था उसका पुष्कर राज माली, और उसने उसका खुद का नाम रख लिया था स्वामी जीवन देव मणि। एक टांग उसकी खराब थी, लंगड़ा नहीं बोल सकते उसको, एक टांग खराब थी उसकी, तो वो क्या बोलते हैं, यूज़ करता था इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स अब खुद को मूव करने के लिए। और वह शादीशुदा नहीं था। जब मैं उससे मिला था तो करीब 46-47 साल का होगा वो। आज वो जिंदा है या नहीं मुझे पता नहीं, बट मैंने उसकी एक दुकान थी, दुकान का नाम था उसुई सीखी रियोहो करके उसकी रेकी सिखाने की दुकान थी। बोर्ड लगे हुए देखे थे मैंने। फिर मैं गया उसके घर पे, मैंने उसको पैसे दिए। उसने मुझसे 2500 रुपये लिए रेकी डिग्री 1 के। 3 दिन का कोर्स था, मैं 3 दिन गया। उसने बहुत कुछ मतलब कुछ समझाया रेकी के बारे में, एनर्जी के बारे में, हैंड टेक्निक्स बताई कैसे रेकी देते हैं, टच करके वो सिखाया उसने मेरा शक्तिपात भी किया। इनिशिएशन उसने नहीं किया, उसने एक आदमी रख रखा था, उसने किया। उसने घंटी लेकर मेरे खोपड़े के चारों ओर घंटी हिलाई, फिर घंटी बजाई। कुछ किया उसने, बट मुझे कोई एनर्जी फील हुई नहीं। ये बात मैंने उसको बताई कि मुझे एनर्जी फील नहीं हुई, बट फिर भी तो बात नहीं। तो वो आदमी जो था, जिसका नाम था पुष्कर राज माली एंड स्वामी जीवन देव मणि, तो वो जो था वो राजस्थान में एक डिपार्टमेंट हुआ करता है, उसका नाम है देवस्थान डिपार्टमेंट। देवताओं के स्थानों का लौड़ालोकन करते हैं वो लोग, मतलब मंदिर, जहाँ पे मंदिर होते हैं, मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, मंदिरों की प्रॉपर्टीज़ होती है,
तो उस सब को गवर्न करते हैं वो लोग, देख रेख करते हैं। और जो कोई क्या बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग कभी कभार खुद से भी बना लेते हैं मंदिर, तो उनको अपने अंडर ले लेते हैं और चेक करते हैं कि मंदिरों में सुचारू रूप से पूजा पाठ होती है नहीं होती, या फिर कुछ नियम कानून होते हैं पूजा पाठ के भी जो देवी स्थान डिपार्टमेंट के लोगों को पता होंगे शायद, क्योंकि हो सकता है कि पंडित पुजारियों से उसकी कनेक्शन हो। तो देवी स्थान डिपार्टमेंट में वो क्लर्क था, जीवन देव मणि पुष्कराज माली, क्लर्क या कुछ था वो। ऑफिसर कैडर में तो शायद नहीं था वो, मुझे पक्का पता नहीं है बट जो भी है, तो जो पुष्कराज माली स्वामी जीवन देव मणि ने मुझको फर्स्ट डिग्री कोर्स उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। और उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं उससे 2,500 का बिल मांगा, बिकॉज़ मैं थोड़ा सोशल एक्टिविस्ट टाइप का इंसान बन गया था उस टाइम। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, जब मैंने कोल इंडिया से अपनी असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी छोड़ी और मैं झारखंड से राजस्थान शिफ्ट हुआ, तो मेरे पास काम नहीं था कुछ करने को, बट मैं सोशल एक्टिविज़म काफ़ी करता था क्योंकि मेरा बाप जो मेरा बाप मर गया था, उसका नाम था राम प्रकाश गुप्ता। और सोशल एक्टिविज़म तो वो नहीं करता था, बट वो बनिया था, उच्च कोटि का बनिया था वो, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था एक बनिया के घर में। और उसकी दुकानें भी थी, उसके बाप की दुकान थी, उसके चाचाओं की भी दुकान थी, तो वो उच्च कोटि का बनिया था। तो वो उदयपुर सिटी राजस्थान जब आया उत्तर प्रदेश से, मेरा बाप 1971 में 1971 में उत्तर प्रदेश से राजस्थान आया, क्योंकि मेरे बाप की नौकरी लगी थी राजस्थान में भारत संचार निगम लिमिटेड में। उस समय में दूरसंचार विभाग होता था। तो मेरा बाप था वो उच्च कोटि का बनिया था। तो उदयपुर के मार्केट में जितने भी मारवाड़ी, जैन, सिंधी कम्युनिटी के लोग दुकान लगाते हैं, उन सभी से वो बातें करता था, सामान खरीदता था, मोल भाव करता था। तो कभी कभार जब सामान सही नहीं निकलता था या फिर मोल भाव करने पर पता पड़ता था, क्योंकि वो क्या है ना, बहुत लोगों से बात करता था टाइम पास करने के हिसाब से, और पता करता था कि मार्केट चल क्या रहा है। तो उसे पता रहता था कि कौन कितना ले रहा है, कितना चूतिया बना रहा है। तो मेरा बाप जो था वो, मेरे बाप ने LLB यानी लॉ की पढ़ाई भी करी। तो मेरे बाप को थोड़ा आइडिया था कि कैसे चूतिया बनाने वाले दुकानदारों को टाइट किया जाता है। तो मेरा बाप बहुत सारे दुकानदारों को कंज्यूमर कोर्ट में घसीटने की धमकी भी देता था, और कुछ को घसीटा भी होगा उसने। तो कंज्यूमर कोर्ट का यूज़ करता था मेरा बाप, और ऐसे कर करके मेरे बाप से गांड फटने लगी बोलने लोगों की। तो जो मेरा बाप करता था उसकी जवानी में, तो जब मेरा बाप मरा उसके बाद फिर मैं राजस्थान शिफ्ट हुआ फ्रॉम झारखंड। तो सोशल एक्टिविज़म के चक्कर में, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसी टाइम डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी करी, और क्या एक और किया था वो GST बिल पास किया। तो क्या ना, मैंने बिल मांगना चालू कर दिया हर जगह से, जहाँ भी मैं सामान लेता था, जहाँ से, वहाँ पे मोल भाव भले ही करूँ ना करूँ, क्योंकि मैं नहीं करता था मोल भाव करना मैंने अभी चालू किया है। जब मेरे एक राउंड पैसे ख़त्म हो गए, उसके बाद मैंने मोल भाव करना चालू किया है। तो उससे पहले मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं आधा ब्राह्मण हूँ और आधा बनिया हूँ। मेरी मम्मी ब्राह्मण है और मेरा बाप बनिया था। तो जब तक मेरे पैसे एक टाइम वन राउंड ख़त्म नहीं हुए थे, तब तक मैं ब्राह्मण था, तब तक मैं किसी से मोल भाव नहीं करता था, और बस पैसे खर्च करता था, जो लोग मांगते थे वो देता था। फिर बाद में जब मुझे पता पड़ता था कि उन्होंने मुझे चूतिया बनाया, तो फिर मैं उनको मारने के लिए मारण प्रयोग करता था, मंत्र जपता था, क्योंकि मुझे वही आता है। मैंने बगलामुखी के मारण सिद्ध कर रखे हैं। अब वो है कि सिद्ध मैंने मैंने 45 दिन हवन किए हैं मारण के, और उसके बाद फिर ये है कि मैंने तर्पण और जो बाकी चीज़ें होती हैं हवन करने के बाद, तर्पण और बहुत 2-3-4 चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने ढंग से किए नहीं। बट यह है कि 45 दिन मैंने दिन में 2 बार 1.5 घंटे मारण हवन किए हैं सारे के सारे दुष्टों के, जितने भी दुष्ट प्राणी हैं धरती ग्रह पर, या फिर जितने भी प्रेजेंट हैं, या फिर परसीवेबल दुष्ट प्राणी हैं,
उन सभी दुष्टों के मारण प्रयोग मैंने कर रखे हैं 45 दिन। तो मेरे को क्या बोलते हैं, जैसे 5-6 क्रियाएं होती हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, तो उनमें से मेरे को और किसी में इंटरेस्ट नहीं था। मैं मारना ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि क्या, जब मर जाता ना इंसान तो पता पड़ जाता है, जब दुश्मन मर जाए तो पता पड़ जाता है कि हाँ काम हो गया। और फिर क्या ना, उसके थोड़ी शांति मिलती है। तो मैं मारण स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब बनना चाहता हूँ, है ना। मैंने बगलामुखी के थ्रू तो मारण के हवन करे हैं, बट मेरे दुश्मन अभी तक मरे नहीं। तो मैंने उसके बाद फिर मैंने धतूरा खाना चालू किया। धतूरा खाने से इंसान शरीर से बाहर निकल जाता है। धतूरा अघोरी लोग यूज़ करते हैं शरीर से बाहर निकलने के लिए। शरीर से बाहर निकलने का मतलब होता है शरीर का यूज़ ख़त्म होना, क्योंकि जो शरीर है वो बांध कर रखता है आत्मा को। तो शरीर इज़ नॉट अ बिग डील। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में घुसेड़ कर खुद के शरीर को फूंक भी डालते हैं। तो शरीर इज़ नॉट अ बिग डील। तो डिसोसिएशन एजेंट, धतूरा स्टमोनियम इज़ अ डिसोसिएशन एजेंट, जो डिसोसिएट कर देता है खुद की आत्मा को खुद के शरीर से। तो मैंने धतूरा खाया 15-20 बार खा चुका हूँ मैं। उसमें से 4-5-6 बार मैं शरीर से बाहर भी निकला हूँ टेम्परेरीली, मतलब शरीर में रहते हुए, शरीर के साथ फुल होश में शरीर से बाहर निकल चुका हूँ। बट अभी तक किसी के शरीर में घुसा नहीं हुए हैं। जिस दिन मैं किसी के शरीर में घुसने भी लग जाऊंगा, उस दिन मैं उसके दिमाग पर हावी होकर उसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, उसको पागल भी कर सकता हूँ, उसको हल्का सा उसका खोपड़ा चकरा कर उसका एक्सीडेंट भी करवा सकता हूँ। 2 लोगों में एक्सीडेंट करा सकता हूँ, 2 लोगों में लड़ाई करवा सकता हूँ, 2 लोगों या 10 लोगों या हज़ारों लोगों में खून खराबा भी करवा सकता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके शरीर में घुस के उसके अंग खराब कर सकता हूँ। तो शरीर से बाहर निकलकर किसी दूसरे के शरीर में घुसना इज़ अ वेरी खतरनाक आइटम। और जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को खुद के शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब एटलीस्ट मुझे जो नहीं है। हाँ, बट मुझे पता है कि पास्ट में कुछ लोग ऐसे यूज़ करते थे, जैसे आदि शंकराचार्य नाम का जो लौंडा था कल आदि विलेज का, तो वो जब भी बाहर निकलता था तो अपने चेलों को बोलता था कि मेरे शरीर का ध्यान रखना। ऐसे ही गोरखनाथ एंड मत्स्येंद्रनाथ नाम के भी लौंडे थे, वो भी जब शरीर से बाहर निकल के दूसरों के शरीरों में घुसते थे तो अपने चेले चपाटों को बोलते थे कि मेरे शरीर का ध्यान रखना। तो वो तो ऐसी अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं। उनका ज़माना अलग था, अभी का ज़माना अलग है। तो आज के ज़माने में जो भी इंसान शरीर से बाहर निकल के दूसरे के शरीर में घुसता है तो उसका खुद का शरीर रिस्क पे रहता है, और उसको खुद के शरीर से मोह नहीं होना चाहिए। मेरे को खुद को भी नहीं है। जिस दिन मैं बाहर निकलूँगा ना, तो मैं ऐसे काम करूँगा कि मेरे को वापस आने की कोई ज़रूरत भी ना हो, है ना। क्योंकि मैं छोटे मोटे काम नहीं करता। मेरा मूड है न्यूक्लियर बटन दबाने का भी मूड है मेरा मूड नरेंद्र मोदी का खोपड़ा 360 डिग्री में घुमाने का भी मूड है। बहुत सारे मूड है मेरे, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। तो फ़िलहाल की बात जो है कि किसी इंसान को निपटाना, खल्लास करना, स्विच ऑफ करना, गेम ओवर करना उसके लिए बगलामुखी के मारण तो मैं कर चुका हूँ, एंड शरीर से बाहर निकल चुका हूँ, शरीर के अंदर घुसा नहीं हूँ अभी। बाकी अभी जब मैंने रेकी एनर्जी का 2nd कोर्स किया, दूसरी बार मैंने सीखने की कोशिश करी, तो फ़िलहाल मैंने धर्मशाला के पास में एक जगह है, धर्मशाला में ही एक जगह है भागसू, वहाँ पर एक आदमी है। तो वो आदमी सिखाता है रेकी के बहुत सारे कोर्स। तो उससे मैंने जब रेकी सीखने की कोशिश करी, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, तो जो मेरे को स्वामी जीवन देव मणि उर्फ पुष्कराज माली ने सिखाया था डिग्री 1 में, ऑलमोस्ट वही सिखाया। थोड़ा सा उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर है, क्योंकि वो थोड़ा शरीर से प्यार करता है खुद के, उसका शरीर से मोह ज़्यादा है।
क्योंकि जीवन देवमणि उर्फ पुष्कर राज माली ने जो मुझे फर्स्ट डिग्री का इनिशिएशन किया था, तो उसमें उसने मुझे बताया था कि ये जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है या फिर जो बायोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा डेवलप हुई स्केलर वेव्स हैं, तो उसका यूज़ सिर्फ शरीरों पर ही नहीं, पेड़ पौधों पर भी हो सकता है। मुरझाए हुए, ख़राब हुए या फिर डैमेज हुए या फिर बीमार हुए पेड़ पौधे भी ठीक हो सकते हैं रेकी एनर्जी से। बट इस बेचारे को ये बात पता नहीं थी। इसका नाम है रंजीत सिंह, सन ऑफ प्रीतम सिंह। तो रंजीत सिंह ने ये बताया कि प्रीतम सिंह की अकाल मौत हो गई थी कुछ समय पहले। डर गया था प्रीतम सिंह, क्योंकि किसी ने अफवाह फैलाई कि रंजीत सिंह का एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो प्रीतम सिंह का दिल बैठ गया और परमानेंटली बैठ गया। और रंजीत सिंह अनाथ तो नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम शायद उसकी माँ जिंदा थी, बाकी तो रंजीत सिंह अनाथ हो जाता अगर रंजीत सिंह की पिता के साथ साथ रंजीत सिंह की माँ का भी देहांत हो गया होता, तो रंजीत सिंह एक अफवाह के चक्कर में अनाथ हो गया होता। बट मुझे नहीं पता कि अभी वो अनाथ है या नहीं, मुझे पता नहीं। बट जो भी है, तो रंजीत सिंह जो है वो थोड़ा शरीर से मोह रखता है। तो रंजीत सिंह को ये बात पता नहीं थी कि पेड़ पौधों को भी ठीक किया जा सकता है। और जो बड़े बड़े यानी जो एस्टेब्लिश्ड पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े जंगी पहलवान पेड़ पौधे जिनकी उम्र इंसानों से भी ज़्यादा होती है, जिन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जिनका धरती ग्रह पर, तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो चाहें तो इंसानों को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पुष्कर राज माली उर्फ स्वामी जीवन देवमणि ने मुझे ये बताया था कि जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो शरीर में, तो किसी बड़े पेड़ को जाके हग कर ले अगर वो, तो जो पेड़ का बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है, पेड़ का भी बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि पेड़ के अंदर भी वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं, उसमें पानी और बहुत सारे फ्लूइड्स जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो अगर किसी बड़े से जंगी पहलवान पुराने पेड़ को अगर हग करें, तो उसके बायोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंसान का भी बायोमैग्नेटिक फील्ड लाइन में आ जाता है और इंसान हील होना चालू हो जाता है। बट रंजीत सिंह को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि रंजीत सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, और हिमाचल प्रदेश के गांव के रहने वाले लोगों से मेरा काफ़ी सारोकार हो चुका है। और मुझे यही पता पड़ा है कि काफ़ी लालची एंड क्या बोलते हैं इसको, लालची कम दिमाग के होते हैं। क्योंकि 3 4 5 लोग जितने मैंने आज तक हिमाचल प्रदेश के गांव वाले देखे हैं, तो वो सब इसी प्रकार के थे, लालची, धोखेबाज एंड कम दिमाग के। तो अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा तो उससे क्लियर भी हो जाएगा। तो रंजीत सिंह ने पेड़ पौधों के बारे में तो नहीं बताया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। रंजीत सिंह ने ये बताया कि एक पेड़ पर रंजीत सिंह चढ़ा था और वहाँ से गिर गया और उसके हाथ पैर टूट गए, और आज तक उसको दर्द महसूस होता है कि जब वो गिरा था किसी पेड़ से। तो रंजीत सिंह का एक्सीडेंट में मौत, तो रंजीत सिंह के एक्सीडेंट में होने वाली मौत की अफवाह से रंजीत सिंह का पिता बाप, वो तो उसका तो इंतकाल हो चुका है बहुत पहले। फिर रंजीत सिंह पेड़ से गिर चुका है। तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानना हो अगर, तो 0 पॉइंट फील्ड को एक्सेस किया जाता है। 0 पॉइंट फील्ड उर्फ ब्रह्मन, सुपर कॉन्शियसनेस फील्ड, मॉर्फोजेनेटिक कॉन्शियसनेस फील्ड, मतलब जिसको बोलते हैं शून्य होना, शून्य मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लियरली दिखता है। तो ये जो लौंडा है जिसका नाम है रंजीत सिंह, जिससे मैंने अभी रेकी 1 2 3 एंड कलर थेरेपी सीखी, तो इसने मुझसे इन चारों चीज़ों के 45,000 रुपीज़ चार्ज किए। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जो लगता है कि कैसे ये इंसान धोखेबाज एंड लालची है, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जस्ट कन्वर्सेशंस बताऊँगा कि क्या क्या बातें हुई उसकी और मेरे बीच, और समझने वालों को समझ में आ जाएगा कि किस किस्म के इंसान होते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग, स्पेशली गांव वाले जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। तो उनको जैसे ही कोई मिलता है रिसोर्सेज वाला,
तो वो उनको लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, और हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड भी, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मैं इक्वली रह चुका हूँ, और गाँव वालों से मेरा काफ़ी सरोकार हो चुका है। ये जब मैं छोटा बच्चा था, उदयपुर सिटी राजस्थान में रहता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि गाँव वाले बड़ा सीधे साधे लोग होते होंगे। बट जब मैं पहली बार गाँव में गया रहने, तब मुझे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तब मुझे धीरे धीरे ये पता पड़ने लगा कि गांव वाले जो होते हैं ना, वो तो सिटी वालों से भी ज़्यादा हरामजादे होते हैं, और ज़्यादा लालची होते हैं, और ज़्यादा धोखेबाज होते हैं। तो माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद विलेजर्स इज़ बिफोर यू, कि सिटी में पैदा होने वाला मैं जब पहली बार गाँव गया, दूसरी बार गाँव गया, तीसरी बार गाँव गया, चौथी बार गाँव गया, और रहा गाँव में, और गाँव वालों से मेरा सरोकार हुआ, तो मुझे ये बात पता पड़ी कि गाँव वाले जो होते हैं ना, वो सिटी वालों से भी ज़्यादा लालची, धोखेबाज एंड हरामखोर होते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल गाँव वाले से कोई सरोकार नहीं करेगा, तब तक पता नहीं पड़ेगा कि गाँव वाले कैसे होते हैं। तो मेरी जो गलत फहमी थी बचपन में कि गाँव के लोग सीधे साधे और अच्छे होते हैं, वो काफ़ी हद तक गलत फहमी दूर हो चुकी है। तो रंजीत सिंह ने जो मेरे को कोर्सेज ऑफ़र किए, जिनके लिए मैंने उसको 45,000 रुपीज़ दिए, तो उसके बारे में कुछ बताऊँगा मैं कि डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 का जब कोर्स चल रहा था, तो डिग्री 1 का जब कोर्स ख़त्म हुआ, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको इनिशिएट नहीं करूँगा, मतलब मैं आपको शक्तिपात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने आप ही हो जाए, है ना, अपने आप ही अगर इनिशिएशन हो जाए, चैनल खुल जाए बॉडी के, तो मैं वो चाहता हूँ। तो उसने डिग्री 1 में इनिशिएट नहीं किया। तो डिग्री 1 में उसने जो हैंड टेक्निक सिखाई, तो उसमें हाथों में कुछ एनर्जी फील हो रही थी मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डिग्री 1 के बाद डिग्री 2 आई। डिग्री 2 में भी उसने मुझे इनिशिएट नहीं किया, शक्तिपात नहीं किया। इवन डिग्री 2 में उसने मुझे सिंबल्स एंड क्या बोलते हैं, सिंबल्स से जो डिस्टेंट रेकी दी जाती है, उसका भी उसने डिटेल में नहीं समझाया, और प्रैक्टिस भी नहीं करवाया, क्योंकि वो मुझसे थोड़े और पैसे चाहता था। फिर डिग्री 3 में उसने मुझे थोड़ा और रेकी एनर्जी को यूज़ करने के बारे में समझाया, सिखाया। नो डाउट कि उसने जो थ्योरी जो उसने सिखाई, वो मुझे समझ में भी आई, और मैंने डाउट्स पूछे तो उसने क्लियर भी किए। बट जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रेकी डिग्री 1, 2 एंड 3 में उसने मुझे इनिशिएट नहीं किया, शक्तिपात नहीं किया, मेरे बॉडी के चैनल्स नहीं खोले, और मुझे अपने पूरी बॉडी में जब मैं ब्रीथ करता था जब मेडिटेट करता था, तो मुझे किसी भी चक्र पर या किसी भी एनर्जी सेंटर पे एनर्जी फील नहीं होती थी। सिर्फ हैंड टेक्निक्स में मुझे अपने हैंड में एक्टिवेटेड हैंड में थोड़ी एनर्जी फील होती थी। तो उसने मुझे हील करना सिखाया कि कैसे किसी इंसान को चेक करें, स्कैन करें, उसकी बीमारियों के बारे में, उसके चक्रास के बारे में, और फिर उसको कैसे हील करें। वो उसने मुझे थ्योरी पूरी पढ़ाई, बट प्रैक्टिकल नहीं करवाया उसने मुझे। क्यों? क्योंकि उसने मुझे इनिशिएट ही नहीं किया। अगर वो मुझे इनिशिएट कर देता तो मेरे चैनल्स खुल जाते, और मुझे एनर्जी, स्वर्लिंग एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ माय कुंडलिनी फील होती, तो शायद मैं आगे के कोर्स करता ही नहीं। तो जब रेकी डिग्री 3 मेरी कंप्लीट होने वाली थी, उससे पहले एक बार मेरे को एक बार मेरे शरीर पर एनर्जी का अटैक हुआ, स्केलर एनर्जी का। तो एनर्जी मेरे खोपड़े के थ्रू, मेरी थर्ड आई के थ्रू, मेरे हार्ट के थ्रू, मेरे मूलाधार तक गई। तो ये बात मैंने उसको बताई, कि मेरे ऊपर अटैक हुआ। नेक्स्ट डे बताई मैंने उसको जाके, और मैंने उसको ये भी बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मरने से डरता नहीं हूँ मैं। तो बट फिर मैंने उससे बोला कि अगर ऐसा कोई करे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसे रोकने के लिए। तो उसने बोला कि वो आगे वाले कोर्स में आएगा, आगे वाले कोर्स में, कलर थेरेपी में, उसमें आएगा वो, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें ऐसी एनर्जी से। तो फर्स्ट डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 की कोर्स करने के बाद
मैंने उससे फिर उसने मुझसे 25,000 रुपये लिए। तो जब वो समझा रहा था, मुझे बता रहा था कि कलर थेरेपी में मैं आपको किसी को एनर्जी फेंक कर मारना भी सिखाऊंगा और प्रोटेक्शन करना भी सिखाऊंगा कि अगर आप पर कोई मारे एनर्जी फेंके तो उससे कैसे बचते हैं। तो मैंने उसको बोला कि कलर थेरेपी होती क्या है। तो उसने मुझे बताया कि कलर थेरेपी काफ़ी अच्छी होती है। उसमें इंसान को किसी का ऑरा स्कैन नहीं करना पड़ता। उसमें आँखों से कलर दिखते हैं इंसान के शरीर में, इंसान के शरीर के अंगों पर कलर नज़र आते हैं और कलर्स के आधार पर पता किया जाता है कि एनर्जी क्या चल रही है इंसान की और इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो किसी भी इंसान को सिर्फ उसके खोपड़े के कलर या उसके बॉडी के कलर से ही जज किया जा सकता है कि इंसान अच्छा है या बुरा, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो वो कोर्स मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि एनर्जी किसी और पर फेंक कर मारना और उसको बीमार करना तो मैंने कहा ये चीज़ें तो क्या है, बगलामुखी के मारण प्रयोग में भी कर चुका हूँ मैं। और जिस दिन मैं शरीर में घुस जाऊँगा उस दिन तो मैं एक्सीडेंट करके ऐसी मौत मारूंगा कि क्रियाक्रम नहीं हो पाएगा लोगों का, है ना। बट मैंने कहा कि क्या कहते हैं, किसी भी इंसान को पहचानना हो कि वो अच्छा है या बुरा अगर पता पड़ जाए सिर्फ उसको देख कर ही, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत चूतिया बन चुका हूँ मैं पहले और अभी भी बन रहा हूँ। उसने भी बनाया मुझे चूतिया, उसने मुझे कलर थेरेपी सिखाई, थ्योरी सिखाई, है ना। तो उससे पहले उसने मुझे, जब वो मांग रहा था मुझसे पैसे कि आप कलर भी कर लीजिए, है ना, उसमें आपका ये काम हो जाएगा कि आपको प्रोटेक्शन का भी पता पड़ जाएगा कि अगर कोई दूसरा एनर्जी फेंके तो आपको क्या करना है और कैसे हील होना है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि है ना जो कलर, तो मेरे को तो क्या है, मेरे को विजन नहीं है, मेरे को आंखें बंद करके भी कुछ दिखाई नहीं देता और आंखें खोलकर मुझे कलर दिखाई नहीं देते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे कलर दिखाई देंगे क्या अगर ये करूँगा तो बोला हाँ। फर्स्ट झूठ, उसने बोला हाँ दिखाई देंगे। फिर दूसरा मैंने उससे पूछा कि डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 हो गई कंप्लीट। तो मैंने कहा कि कलर थेरेपी आप मुझे सिखाओगे। तो मैंने एक बार बताओ, इनिशिएशन तो मेरा हुआ नहीं, बट क्या मैं दूसरों को इनिशिएट कर पाऊँगा। तो उसने बोला हाँ। तो ये उसने बोला दूसरा झूठ, ठीक है। पहला झूठ उसने बोला कि कलर देखेंगे आपको, फिर दूसरा झूठ उसने बोला कि हाँ आप दूसरों को इनिशिएट कर पाओगे, है ना, और आप सिखा भी सकते हो रेकी। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझसे मांगे 25,000 रुपये, मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी 25,000 रुपये। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के ऑलरेडी 20,000 वो ले चुका था और उसके बाद उसने मुझसे कलर एंड जो भी था उसके उसने 25,000 और लिए। तो टोटल 45,000 मैंने उसको पे किए। उसने कलर थेरेपी स्टार्ट करी। कलर थेरेपी एंड करने से पहले है ना, जब मैंने उसको, क्योंकि कलर तो मुझे नज़र आए नहीं, तो मैं उसको बोल रहा था कि मेरे को है ना फीलिंग नहीं आ रही है ना, कि जैसे डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 में मेरे चैनल्स नहीं खुले थे और मुझे एनर्जी की फीलिंग नहीं आ रही थी अपने चक्रास में, तो इसी प्रकार मुझे कलर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसको कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे अप्लाई करूं इस थ्योरी को, कलर थ्योरी को, जो तुमने मुझे पढ़ाई हुई थ्योरी, उसको मैं प्रैक्टिकल्स कैसे करूं। तो उसने बोला कि है ना उसके लिए आपको एक कोर्स और करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, क्लैरवॉयंट एंड साइकिक हीलिंग, है ना, क्लैरवॉयंट एंड साइकिक हीलिंग का कोर्स और करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको फिर जब उसने ये बोला तब मैंने उसको बोला कि क्लैरवॉयंट कोर्स उसका होता है 2 घंटे का। और तो मैंने उसको बोला कि एक बार बताओ, कलर मुझे वैसे तो विजन मेरे को था नहीं, कलर मेरे को दिखने नहीं थे। तुमने बोला कि दिखेंगे तो मैंने कर लिया कोर्स। अब तुम बोल रहे हो कि क्लैरवॉयंट कर लो और साइकिक हीलिंग कर लो। तो मैंने बोला कि तुम क्लैरवॉयंट कोर्स, ये जो कोर्स तुम बोल रहे हो वो कराओगे तुम, तो मुझे दिखने लगेगा, विजन आ जाएगा मेरे पास। तो उसने जाके सच बोला। 2 झूठ उसने पहले बोले, कलर थेरेपी यानी 25,000 लेने से पहले उसने 2 झूठ बोले, बट उसने तीसरी बार उसने सच बोला। जब मैंने उससे पूछा कि क्लैरवॉयंट एंड साइकिक हीलिंग का कोर्स जो तुम बोल रहे हो कि मैं कर लूँ, अच्छा है मेरे लिए, तो मैंने कहा वो कोर्स करने पर मुझे विजन आ जाएगा क्या। तो तब जाके उसने सच बोला। तो उसने बोला कि विजन नहीं आएगा, बट मैं आपको ऐसा मेडिटेशन सिखाऊंगा कि जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको विजन आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो इंसान था जिसका नाम रंजीत सिंह था, जिसने मुझे डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के बाद कलर थेरेपी सिखाई, और उसके बाद वो मेरे से क्लैरवॉयंट एंड साइकिक हीलिंग के और पैसे लेना चाह रहा था। तो जिस हिसाब से इसने बातें करी
जो मैंने तुम्हें बताई अपने इस भाषण में, उपदेश में, तो उससे क्या नज़र आता है कि ये इंसान लालची और धोखेबाज है या नहीं। मेरे को तो पता है। तो मैंने उससे काफ़ी बात करी, तो मैंने उसको अपने बारे में काफ़ी बताया, बट फिर भी उसके कुछ समझ में नहीं आया। तो लास्ट में जब वो मुझे बुला रहा था एक दिन, मतलब वो मुझे क्या बोलते हैं, किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करके या फिर मेहनत करके ये कोशिश कर रहा था कि वो मुझसे 15,000 रुपये और ले ले इन 2 कोर्सों के, बट मैंने नहीं दिए। बट मैंने उसको लिख दिया, मैंने उसको व्हाट्सएप पे लिखा कि मैंने कहा कलर देख, किसी इंसान के चक्रासन और का कलर देखकर तो उसको जज कर सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। बट मेरे को तो विजन था नहीं, बट फिर भी मैंने जज कर लिया, मुझे पता पड़ गया कि तू कैसा इंसान है। बट वही है कि मेरा थोड़ा नुकसान हो गया पैसे का। तो जब मैंने 2022 में राजस्थान छोड़ा था और मैं उत्तराखंड और हिमाचल में घूमा, उसके बाद फिर मैं पूरा साउथ इंडिया घूमा, फिर मैं मिडिल ईस्ट तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट घूमा, कश्मीर भी गया, लद्दाख भी गया। तो घूमते घूमते मेरे 60 लाख रुपए खर्च हो गए और 1 राउंड गरीब हो गया मैं बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुका था, है ना। उसके बाद फिर मैंने अपना घर बेचा और मैं फिर वापस अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स पे आया। तो ऐसे ही जो धोखेबाज, लालची और हरामखोर और नीच इंसान होते हैं, है ना, उनके कारण मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ, है ना। पैसा खर्च होने के बाद मुझे पता पड़ता था कि कितने नीच और लालची और दरिद्र और हरामखोर होते हैं इंसान। तो इस बार भी वही हुआ कि मेरा नुकसान हुआ, 45,000 रुपये खर्च हुए, जब जाके मुझे पता पड़ा कि इंसान होते कैसे हैं। तो रेकी एनर्जी की थ्योरी तो मेरे को पता है और वो मैं सिखा दूंगा सबको फ्री में। चैनल्स ओपन नहीं हुए हैं मेरे। चैनल्स को ओपन करने के लिए मेरे पास बहुत टेक्निक्स हैं, क्योंकि मैं सिर्फ मैं चेक करने भी जाता हूँ कि इंसान अच्छे हैं या नहीं। और क्योंकि क्या है ना, कहीं पे पढ़ा है मैंने कि है ना, कलयुग में गुरु जो होते हैं ना, अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो आजकल क्या है, कलयुग में गुरु मिलते नहीं ढंग से, बहुत बड़ी चीज़ होती है गुरु मिलना। तो मैं गुरु बनाने के हिसाब से नहीं जाता हूँ, मैं सर्विस अवेल करने जाता हूँ। तो सर्विस अवेल करते करते कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता पड़ जाता है कि इंसान कैसे होते हैं आजकल, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मैं साउथ इंडिया जा चुका हूँ, ईशा फाउंडेशन में जा चुका हूँ, वहाँ पर भी मैंने 20,000 रुपये दिए। फिर मैं कलारी पट्टू सीखने तिरुवनंतपुरम जा चुका हूँ, हनुमान दास के यहाँ पे कलारी इल धार्मिकम आश्रम, वहाँ पर मैंने 30,000 रुपीज़ दिए। उसके बाद फिर मैं वायनाड जा चुका हूँ, कदाथनाथन कलारी संगम में कराटे सीखने, कलारी पयट्टू सीखने, उसको मैंने 50,000 रुपये दे रखे। तो पैसे देने के बाद लोगों का जो असली स्वरूप है वो सामने आता है। तो कलर थेरेपी मेरे को, अगर कलर मुझे दिख जाते इंसानों के शक्लों के ऊपर, इंसानों के ऑरा का कलर अगर मुझे दिख जाता तो दिखने लगता, तो आगे आने वाले लोगों को मैं पहचान पाता। बट क्योंकि रणजीत सिंह इतना लालची और धोखेबाज था और है कि उसने मुझे इनिशिएट नहीं किया। वो चाहता तो उसने मेरी हीलिंग भी करी, 15-16 दिन उसने मेरी हीलिंग करने के नाम पर वो बैठा आलती पालती मारकर और मैं उसके सामने लेटा। तो 15-16 दिन उसने मेरे को लेटा कर, खुद को बैठा कर मेरी हीलिंग करने का नाटक किया। तो अगर वो चाहता तो मेरे क्राउन चक्रा और मेरे थर्ड आई चक्रा, फोरहेड को क्लीन कर एनर्जाइज कर सकता था और मेरा विजन भी ला सकता था और मेरे चैनल्स भी खोल सकता था। बट वो हिमाचल प्रदेश का एक नामुराद गांव वाला था और है, और लालची तो वो है ही, धोखेबाज भी वो है। तो उसने वो काम तो नहीं किया, बट उसने क्या किया, क्योंकि मैं 15-20 बार धतूरे खा चुका हूँ और मैं बहुत घूम भी चुका हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी अतृप्त अकाल मौत से मरी हुई आत्माएं हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, रहता हूँ, वहाँ पर जिन भी लोगों की अकाल मौत होती है तो वो लोग मेरे अंदर घुस जाते हैं और मेरे अंदर खाना खाते हैं और ऐश करते हैं। क्योंकि अकाल मौत जिनकी होती है उनको शरीर आसानी से मिलते नहीं हैं, उनको आसानी से पैदा नहीं हो पाते। तो ज़्यादातर वो जानवरों में बैठकर खाना खाते हैं। बट जब उनको मौका मिलता है मेरे जैसे इंसान के अंदर
प्रवेश कर कर खाना खाना, इंसानों की ज़िंदगी जीना, तो वो अकाल मौत मरी हुई आत्माएं मेरे अंदर घुस जाती हैं। तो उसने जो 15-16 दिन मेरी हीलिंग करने का नाटक किया, तो उसने कोई मेरी हीलिंग नहीं करी। उसने मेरे चक्रास को ना बैलेंस किया, ना ना एनर्जाइज किया। उसने भूत प्रेत निकाले मेरे, मतलब मेरे अंदर जो चिपकी हुई आत्माएं थी, उनमें से कुछ आत्माएं उसने निकाली। कुछ आत्माएं वो और निकालना चाहता था, बट वो निकाल नहीं पाया। तो मुझसे पैसे लेकर अपना और किसी और का फ़ायदा कर रहा था वो। तो गांव वाले कैसे होते हैं वो तो मैंने बता ही दिया। स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचल और ऐसी जगहों के जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, क्योंकि क्या है ना, दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, और ये लोग अमीर हो जाते हैं। इनको दूसरों का खाने की आदत हो जाती है, तो फिर इनके अंदर इंसानियत बचती कम है। फिर ये लालची हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं। तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया में, मैं घूम चुका हूँ बहुत सारे, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह मैं घूम चुका हूँ। तो हर जगह यही चीज़ मैंने नोटिस करी है कि 99.9% ऑफ द पीपल आर ग्रीडी, धोखेबाज, एंड नॉट वर्दी टू लिव। प्रोटेक्शन करना कैसे सिखाया उसने, बताया। मैंने उससे पूछा कि प्रोटेक्शन कैसे करें इनकमिंग स्केलर वेव से, तो उसने बोला कि आप बस सोच लो कि आपको कोई भी एनर्जी आप तक नहीं आएगी और आप तक नहीं आएगी, ऐसे ऐसे। मैंने कहा वाह यार, क्या खतरनाक टेक्निक सिखाई है, मेरे को तो पता ही नहीं था आज तक, है ना। वैसे मैं नास्तिक हूँ, मैं उच्च कोटि का नास्तिक हूँ, और मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी भी आत्मा या परमात्मा से हेल्प नहीं मांगता। मैंने आज तक जितनी भी आत्माएँ और परम आत्माएँ हैं, इंक्लूडिंग वीरभद्र स्वामी, परशुराम, इंद्र, बगलामुखी देवी, बगलामुखी देवता, एंड नारसिम्हा, इन सारी परम आत्माओं से मैंने आज तक अपने लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं मांगी है। मैंने सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए दर्दनाक मृत्यु दंड मांगा है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मेरी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए दर्दनाक मृत्यु दंड मांगा है। मैंने मारण प्रयोग किए हैं, और एक न एक दिन मेरे दुश्मन बहुत बेरहमी से मारे जाएंगे। और अगर वो उनको मारने के लिए उन परमात्माओं का सपोर्ट नहीं भी मिला तो मैं खुद मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे पीछे मैं शरीर से निकल कर शरीरों में घुसने लगूंगा, और उसके बाद इतनी बेरहमी से मारूंगा अपने दुश्मनों को कि वो क्या, उनके आस पड़ोस के, उनके जान पहचान के लोग भी पैदा होना भूल जाएंगे। तो ये जो था मेरा एक्सपीरियंस विद रेकी एनर्जी एंड रेकी टीचर्स एंड रेकी हीलर्स। हाँ, एक बात और भूलिया मैं कि रंजीत सिंह ने मेरे को, जब मैं पहले दिन गया तो हीलिंग जब वो कर रहा था तो मेरे को छींकें आ रही थी। तो रंजीत सिंह ने मेरे को बोला कि आप है ना जुकाम की दवाई ले लो। रंजीत सिंह रेकी टीचर और रेकी हीलर होने के बावजूद उसने मुझे बोला कि आप जुकाम की दवाई ले लो, वरना हीलिंग में दिक्कत आएगी। वो मेरे नेसल कैविटी को हील नहीं कर पाया या करना चाहता था। तो रंजीत सिंह से क्या बोलते हैं, रेकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एंड कलर थेरेपी सीखने के दौरान मैंने इंग्लिश मेडिसिन की जुकाम की दवाई भी खाई, वीजिंग एंड ब्रोंकाइटिस की दवाई भी खाई। तो रंजीत सिंह ने मुझे बताया कि सिक एनर्जी क्या होती है। फिर बाद में मुझे उसने ये भी बताया कि उसका बाप जो था वो डर के मारे मर गया था। और फिर मुझे पता भी पड़ गया कि रंजीत सिंह खुद एक सिक एनर्जी होल्डर है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हीलर्स या फिर साइकिक्स होते हैं वो भूत प्रेतों के दम पे ही उड़ते हैं। तो रंजीत सिंह के पास भी सिक एनर्जी है उसके मरे हुए बाप की। बट वो मेरे को डरा नहीं पाया। बट ये है कि उसने मेरे को उसने या उसके किसी न किसी जान पहचान के इंसान ने मुझ पर अटैक करके मुझे डराने की कोशिश करी। अगर वो डराने की कोशिश नहीं करते तो शायद मैं कलर थेरेपी का कोर्स, या फिर मैं उसको ये नहीं बोलता कि मुझे बताओ या फिर सिखाओ कि है ना इस एनर्जी से, इनकमिंग एनर्जी से प्रोटेक्शन कैसे मिले। क्योंकि वैसे तो मैं सब कुछ सीखने के मूड में था, बट क्योंकि उसने मेरा इनिशिएशन नहीं किया था और वो करना चाहता भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं टीचर चेंज करूँगा और किसी और से सीखूँगा। बट फिर जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तब मैंने उससे पूछा कि ये जो इनकमिंग एनर्जी आई मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरे चक्रास की एनर्जी हाई हुई,
तो इससे कैसे डील करें? तो उसने मुझे बोला कि उसके लिए आपको एक और कोर्स करना पड़ेगा कलर थेरेपी का। उसमें मैं आपको एनर्जी फेंकना भी सिखाऊँगा दूसरे के ऊपर और प्रोटेक्शन भी सिखाऊँगा। तो ऐसे करके 45,000 का चूना लगा मुझे। थियोरेटिकली तो सब कुछ समझ में आ गया है मुझे, बट प्रैक्टिकली आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज़ मेरे चैनल्स ओपन नहीं किए उसने। तो चैनल ओपन करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे को बहुत कुछ आता है। मेरे पास दुनिया भर का टेक्निक्स है, बट ये है कि जिस दिन मेरा मूड होगा उस दिन मैं फॉलो कर लूँगा वो। चैनल ओपन करने का बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है मेरे लिए। चैनल ओपन करने के लिए अगर मैं शिद्दत से प्राणायाम कर लूँ, कपालभाति कर लूँ, तो भी मेरे चैनल ओपन हो जाएंगे। अगर शिद्दत से मैं योगा तोगा कर लूँ तो भी मेरे चैनल ओपन हो जाएंगे। शिद्दत से अगर मैं कलारी पैट्टू या फिर कराटे या फिर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर लूँ तो भी मेरे चैनल ओपन हो जाएंगे। शिद्दत से अगर मैं खाना खाना छोड़ दूँ और ब्रेथेरियन बन जाऊँ, ब्रेथेरियन होते हैं जो, वो सिर्फ सांस पर जीते हैं, ओनली ऑन एयर। तो अगर मैं ब्रेथेरियन बन जाऊँ और 7-8-10 दिन खाना खाना छोड़ दूँ, सिर्फ पानी और सांस पे जिंदा रहूँ, तो भी मेरे चैनल अपने आप खुल जाएंगे। या फिर मैं डार्क रिट्रीट कर लूँ ज्वाइन, तो भी मेरे चैनल खुल जाएंगे। तो चैनल खोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो तो मैं आगे पीछे खोल ही लूँगा और अपने दुश्मनों को फील करवा दूंगा मैं कि मैं कौन हूँ। बाकी मेरा मेन जो मेरा बेस्ट वेपन है जो मेरा बेस्ट वेपन होने वाला है वो तो वही है कि मैं शरीर से निकलूँगा, उसके बाद शरीरों में घुसूँगा। क्योंकि उसमें एक फ़ायदा है, उसमें ये फ़ायदा है कि है ना, ऑन स्पॉट पता पड़ जाता है कि दुश्मन को दंड मिला या नहीं मिला। आपको आँख से देखना नहीं पड़ता, आँख बंद करके देखना नहीं पड़ता, या आपको किसी से कन्फर्म नहीं कराना पड़ता कि आपके दुश्मनों की क्या हालत है। आप जब शरीर से निकलते हो और शरीरों में घुसते हो तो आपको खुद पता पड़ जाता है, ऑन स्पॉट दंड देकर आते हो आप। तो द बेस्ट थिंग मैं तो वैसे ही यूज़ करूँगा और एक्सीडेंट करके लोगों को मारूँगा, लोगों को आपस में लड़वा कर खून खराबा करवाऊँगा, इवन न्यूक्लियर बटन भी दबवाऊँगा किसी न किसी दिन। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।